नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंचायतों में स्थायी समितियों का। ठीक, पंचायत में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जिसके अंतर्गत पंचायतों की स्थायी समितियां होती है। अब दोस्तों, प्रत्येक पंचायत को, चाहे मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, चाहे मैं जनपद पंचायत की बात करूं, चाहे मैं जिला पंचायत की बात करूं, प्रत्येक पंचायत में स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। क्या स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है जी? यह समिति क्यों, स्थायी समितियों का प्रावधान क्यों किया गया है? तो भाई, प्रत्येक पंचायत के कुछ कृत्य होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक पंचायत के कुछ कृत्य मतलब कार्य, कृत्य एवं कर्तव्य होते हैं। तभी तो पंचायत का गठन किया गया है ना जी। भाई, प्रत्येक पंचायत के कुछ कृत्य होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे, तभी तो पंचायत का गठन किया गया है ना। क्या मैं एग्जांपल ले रहा हूं ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत के कुछ कृत्य हैं, कुछ कर्तव्य हैं, राइट? तो क्या अकेले ग्राम पंचायत निर्वहन कर सकता है? क्या अकेला सरपंच कर सकता है? क्या पंच से मिलकर कर सकता है? क्या तो नहीं दोस्तों, कार्यों को अलग अलग हम बांटेंगे, तभी तो सही तरीके से अपने कर्तव्य को, अपने कृत्य को निर्वहन कर पाएंगे ना। भाई, कुछ काम का, जैसे बहुत ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक, निर्माण से संबंधित कार्य होते हैं ग्राम पंचायत में। क्या इन सभी कार्यों को ग्राम पंचायत अकेला कर सकता है? क्या तो नहीं। तो इन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम अलग अलग समितियों का निर्माण कर देंगे और उन समिति का सभापति बना दिया जाएगा, सदस्य चुन लिया जाएगा, उन सभापति के द्वारा इन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक पंचायत के कुछ कृत्य एवं कर्तव्य होते हैं। कुछ कृत्य एवं क्या होते हैं जी? कर्तव्य होते हैं। उनके निर्वहन के लिए, उनके निर्वहन के लिए स्थायी समितियों का प्रावधान है। स्थायी समिति का प्रावधान है जी। स्थायी समिति का क्या है? प्रावधान है। अब स्थायी समितियों का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 46 एवं 47 में दिया गया है। तो दोस्तों, किसके किसके स्थायी समिति हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के में भी स्थायी समिति होते हैं। ग्राम पंचायत में भी स्थायी समिति होते हैं। और आपके जनपद एवं जिला पंचायत में भी स्थायी समिति होते हैं। ठीक, तो ग्राम पंचायत में भी स्थायी समिति होते हैं, जनपद एवं जिला पंचायत में भी स्थायी समिति होते हैं। ग्राम पंचायत में स्थायी समिति का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो लिखना है धारा 46 में दिया गया है। धारा 46 में दिया गया है कि ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो धारा 46 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। धारा 46 के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बताइए कि ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का प्रावधान कौन से धारा में है? तो आंसर होगा धारा 46 में है जी। धारा 46 में है ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक, वहीं जिला एवं जनपद पंचायत का एक साथ, जनपद एवं जिला पंचायत का एक साथ स्थायी समितियों के गठन के बारे में किसमें बताया गया है? तो धारा 47 में बताया गया है। धारा 47 में बताया गया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जनपद पंचायत में स्थायी समितियों का प्रावधान किसमें है? तो धारा 47। जिला पंचायत में स्थायी समितियों का प्रावधान किसमें है? तो धारा 47। मतलब जनपद एवं जिला दोनों के लिए स्थायी समितियों का प्रावधान धारा 47 में है, जबकि ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों का प्रावधान धारा 46 में है। ठीक, मतलब इस धारा के अधीन रहते हुए प्रत्येक पंचायत अपने स्तर पे स्थायी समितियों का गठन करता है। ठीक, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक
तो चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जिला, जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समितियों को पढ़ लेंगे। 2 से 3 वीडियो में लेक्चर खत्म हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो लेक्चर है चालू करते हैं ग्राम पंचायत। तो आज का हमारा लेक्चर देखिए क्या कहता है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। अब ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको धारा याद होना चाहिए, धारा 46। धारा 46 में ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों का प्रावधान है। धारा 46 कहता क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लिखिए धारा 46 के बारे में, ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, लिखिए ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत ना अपने कृत्यों मतलब कार्य जी, कृत्यों एवं कर्तव्य के निर्वहन के लिए, ठीक। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य, ग्राम पंचायत के कुछ कर्तव्य हैं और कुछ कृत्य है, उन कृत्यों के, उन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकतम 5 स्थायी समितियों का, तो यहां क्या है अधिकतम 5 स्थायी समितियों का, 5 स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। अधिकतम 5 स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। देखिए अब यहां शब्द को पकड़ना है, यहां एक शब्द का प्रयोग किया हूं मैं, अधिकतम 5 स्थायी समिति, मतलब 5 से अधिक 6 स्थायी समितियों का गठन नहीं कर सकते। 1 मिनट पंखा चालू कर देता हूं मैं, ठीक। 5 से अधिक स्थायी समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है जी, थोड़ा सा, ठीक ना। 5 से अधिक स्थायी समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है, मतलब 5 से कम किया जा सकता है, लेकिन 5 से अधिक स्थायी समितियों का गठन नहीं किया जा सकता है, मतलब अधिकतम 5 स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है। और मिनिमम, न्यूनतम अगर पूछे तो यहां पर लिख लीजिए न्यूनतम 3, न्यूनतम क्या आ जाएगा 3। तो न्यूनतम 3 स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है और अधिकतम 5 स्थायी समितियों का गठन किया जा सकता है जी, ठीक ना, ठीक। तो व्यवहार में हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अकॉर्डिंग दोस्तों, व्यवहार में प्रत्येक पंचायत 5 स्थायी समितियों का गठन करता है। व्यवहार में 5 स्थायी समितियों का गठन करता है, उसका नाम लिख लीजिए आप। पहला है सबसे बड़ा स्थायी समिति सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। एक एक समिति को उठाकर पढ़ेंगे, पहले लिस्ट बना लीजिए आप। पहला क्या है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, लिखिए शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, समाज कल्याण समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, ठीक जी, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए आप, तीसरा समिति क्या हो सकता है, तो तीसरा समिति निर्माण एवं विकास समिति, लिखिए निर्माण एवं विकास समिति, निर्माण एवं विकास समिति, निर्माण एवं विकास समिति। चौथा लिखिए आप कृषि राजस्व एवं वन समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति। इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। यह समिति गठन किया गया, प्रतिस्थापित किया गया, लिखिए प्रतिस्थापित 25/10/2019 से,
अब प्रतिस्थापित 25/10/2019 क्यों लिखाया हूं मैं, तो सुनिए पहले। 25 अक्टूबर 2019 से पहले ये दोनों अलग अलग समिति हुआ करता था, मतलब कृषि अलग समिति हुआ करता था एवं वन समिति अलग समिति हुआ करता था। मतलब कृषि मत्स्य एवं पशुपालन समिति हुआ करता था पहले, क्या, कृषि मत्स्य एवं पशुपालन समिति हुआ करता था चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पर वन समिति हुआ करता था, जिसे संशोधन करके 25 अक्टूबर 2019 को एक साथ मर्ज कर दिया गया। मतलब कृषि राजस्व समिति एवं वन समिति को एक साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले दोनों अलग अलग समिति हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, जिसको एक साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया, और पांचवा एक नया समिति का गठन किया गया। पांचवा एक नया समिति का गठन किया गया, उस समिति का नाम है ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति पहले एग्जिस्ट नहीं था। पहले दोस्तों 25 अक्टूबर 2019 से पहले ग्राम गौठान समिति नहीं हुआ करता था। संशोधन के द्वारा ग्राम गौठान समिति का गठन किया गया है। तो ग्राम गौठान समिति का प्रावधान कब है, तो वर्ष 2019 से ग्राम गौठान समिति का गठन किया जा रहा है। ठीक, पहले ग्राम गौठान समिति नहीं हुआ करता था। ठीक, इस प्रकार दोस्तों ग्राम पंचायत में कुल 5 स्थायी समिति हैं। कुल 5 स्थायी समिति हैं। पहला सामान्य प्रशासन समिति है, सबसे बड़ा समिति सामान्य प्रशासन समिति। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति है, ठीक ना। तीसरे नंबर पे निर्माण एवं विकास समिति है। चौथे नंबर पर कृषि राजस्व एवं वन समिति है। पांचवें नंबर पे ग्राम गौठान समिति है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होते हैं। यह सब के सब स्थायी समिति है मेरे प्यारे बच्चों। अधिकतम 5 स्थायी समिति होते हैं और मिनिमम 3 हो सकते हैं। मिनिमम 3 होते हैं, लेकिन कोई भी ग्राम पंचायत 3 स्थायी समिति का गठन नहीं करता है। सभी के सभी पंचायत 5 स्थायी समितियों का गठन करता है। तो आपको 5 ही लेना है, अधिकतम 5। 6 कभी नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा। लिख के रख लेना दोस्तों, अधिकतम 5 ही हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, निर्माण एवं विकास समिति, कृषि राजस्व एवं वन समिति और पांचवा है ग्राम गौठान समिति। इन समितियों को शक्ति कहां से मिलती है? इन समितियों को शक्ति कहां से मिलती है? अभी ये समिति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? मेरे कॉमन से पेन है। प्रश्न है कि इन स्थायी समितियों को शक्ति कहां से मिलती होगी और यह स्थायी समिति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते होंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यह समितियां, देखिए ऊपर जो 5 लिखवाया हूं ना, वही समितियों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये समितियां ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेगी। ये समितियां, ये देखिए समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी। यह समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाए। जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाए। मतलब दोस्तों, ये जो स्थायी समिति है, ये वही शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक, मतलब इन समितियों को पावर कौन देता है? तो ग्राम पंचायत देता है। इन स्थायी समितियों को पावर कौन देता है? तो ग्राम पंचायत देता है। ग्राम पंचायत जो कर्तव्य सौंपे, जो कृत्य सौंपे, उन्हीं कृत्यों का, उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे कौन? ये स्थायी समिति। मतलब स्थायी समितियों को शक्ति कहां से मिलता है? तो ग्राम पंचायत से मिलता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थात ये समितियां किसके नियंत्रण में होती हैं? तो दोस्तों, अर्थात यह समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण में होती हैं। अर्थात देखिए,
अर्थात ये समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होता है। सामान्य नियंत्रण के अधीन होता है। सामान्य नियंत्रण के क्या होते हैं जी? ये अधीन होता है। यहां तक समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि धारा 46 क्या कहता है। ठीक, अभी धारा 46 को ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं एक एक समिति को उठाऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद आपको इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लेना है कि उसको शक्ति कहां से मिलती है, कौन शक्ति प्रोवाइड करता है इन समितियों को। अब समितियों में सदस्यों की संख्या पे चर्चा करते हैं। चलिए, प्रत्येक समितियों में सदस्यों की संख्या, समितियों में सदस्यों की संख्या पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो दोस्तों प्रत्येक समिति में 4 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 4 सदस्य। ठीक, मतलब जितने भी हम 5 समिति पढ़े हैं ना, तो प्रत्येक समिति में 4 मेंबर हो सकते हैं, 4 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है दोस्तों सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर सामान्य प्रशासन समिति में 5 सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति में टोटल 5 हो सकते हैं। इसको छोड़कर सभी समिति में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। लिख के रख लेना है, 4 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। याद रखना, कितने सदस्य हो सकते हैं प्रत्येक पंचायत में? प्रत्येक पंचायत में यार, प्रत्येक समिति में प्रत्येक स्थायी समिति में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो 4। इन समितियों का कार्यकाल कितना होता है जी? समितियों का कार्यकाल, इन समितियों का कार्यकाल तो पंचायत के कार्यकाल पर निर्भर करता है। पंचायत के कार्यकाल पर निर्भर करता है। मतलब सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। जितने वर्ष के पंचायत के कार्यकाल होंगे उतने ही कार्यकाल इन स्थायी समितियों का होता है। समझ में आ गया होगा। अब समिति के सदस्य कौन होते हैं? समिति के सदस्य, मैं सभी समिति की बात कर रहा हूं ना, एक एक समिति को उठाकर पढ़ेंगे, लेकिन सभी समिति का जो कॉमन नियम है, कॉमन रूल है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वही समितियों में सदस्यों की संख्या, प्रत्येक समितियों में सदस्यों की संख्या 4 होगी, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। समितियों का कार्यकाल, प्रत्येक समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः पंचायत के कार्यकाल पर निर्भर करता है ये। अब समितियों के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो समितियों के सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। हमको 2 प्रकार से पढ़ना है समितियों के सदस्य को। पहला प्रकार लिखिए, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच। पहला सदस्य कौन हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच इन समितियों के मेंबर हो सकते हैं, याद रखना है। लेकिन अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है। ब्रैकेट में लिखिए, अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है जी।
तो ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम 2 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। मान लो एक चमन लाल चोखा पंच है, चमन लाल चोखा भाई साहब हैं, चमन लाल चोखा क्या है, पंच है, पंच है। तो यह अधिकतम 2 समिति के क्या हो सकते हैं जी, सदस्य हो सकते हैं। 2 समिति के क्या हो सकते हैं, ये सदस्य हो सकते हैं, अर्थात तीसरा समिति के सदस्य नहीं हो सकते। हो सकता है चमनलाल चोखा निर्माण एवं विकास समिति के सदस्य हो और कृषि राजस्व एवं वन समिति का सदस्य हो सकता है, तीसरा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, अधिकतम 2। ठीक, इसके अलावा वही चीज लिखा हुआ है यहां पर, इसके अलावा समझिए आप, ग्राम पंचायत के किसी समिति में, लिखिए ग्राम पंचायत के किसी समिति में ग्राम पंचायत के किसी समिति में संबंधित विषय के विशेषज्ञ, संबंधित विषय के विशेषज्ञ, संबंधित विषय के विशेषज्ञ या विषय का अनुभव रखने वाले, या लिखिए विषय का अनुभव रखने वाला, विषय का अनुभव रखने वाला। ठीक, मतलब ग्राम पंचायत के किसी समिति में संबंधित, मतलब सामान्य प्रशासन से संबंधित, अब सामान्य प्रशासन से संबंधित जो विषय होंगे वो सामान्य प्रशासन से होंगे। कृषि राजस्व एवं वन समिति है तो कृषि से संबंधित विषय होंगे, वन से संबंधित विषय होंगे। निर्माण एवं विकास समिति है तो निर्माण से संबंधित विषय होंगे। तो उन विषयों के एक्सपर्ट होना चाहिए, या उसका कुछ अनुभव रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम, लिखिए अधिकतम 2 व्यक्तियों को, अधिकतम 2 व्यक्तियों को सहयोजित किया जा सकता है, सहयोजित किया जा सकता है। मतलब ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों में अधिकतम 2 व्यक्तियों को, जो उस विषय का अनुभव रखता हो, एक्सपर्ट हो, तो 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, सहयोजित किया जा सकता है जी। ठीक है, लेकिन इस समिति की कार्यवाही में देखिए, लेकिन ये दोनों व्यक्तियों को ना, ये दोनों व्यक्ति समिति के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, समिति के कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब दोनों व्यक्ति ना समिति के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सलाह दे सकता है, क्योंकि भाई एक्सपर्ट है ना, ये अनुभव रखता है तो सलाह तो देगा ही, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो लिख लीजिए दोस्तों, समिति के कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं होगा। समिति की कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक ना, समिति के कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं होगा, समिति के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, अब अगला समझिए, क्या इन समिति में अतिरिक्त
सलाहकारों का आमंत्रण किया जा सकता है, तो हाँ, तो अतिरिक्त सलाहकार का आमंत्रण लिखिए यहां पर। सभी समिति में ना अतिरिक्त सलाहकार का आमंत्रण, ठीक, मतलब प्रत्येक समिति अतिरिक्त सलाहकार को आमंत्रित कर सकता है। भाई सलाहकार कौन कौन हो सकते हैं, तो लिखिए ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार, लिखिए ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार बैठकों में ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार, स्वादानुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों, लिखिए शासकीय अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों को विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है जी। लेकिन इन एक्सपर्ट को ये लोग सलाह दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इनको मत करने का अधिकार नहीं होता है, इनको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है जी, ठीक। यहां तक अतिरिक्त सलाहकार, ये दोस्तों सभी समिति का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। अब मैं एक एक समिति को उठा रहा हूं, अभी तक जितना पढ़े हैं उस सभी समिति में ऐसा होता है, सभी समिति में ऐसा होता है, ये कॉमन फैक्ट है जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब मैं एक एक समिति को उठा रहा हूं, उसके बाद दोस्तों उसके कार्य क्या होंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला समिति आप लिखिए सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जी, ठीक। सामान्य प्रशासन समिति ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा समिति है, सबसे बड़ा समिति, ठीक। तो इसके कोई सभापति भी होंगे। समितियों में दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं जिसे सभापति कहा जाता है और अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका संरचना क्या है, संरचना को समझते हैं। इस समिति का संरचना, तो इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक सभापति होगा, ठीक, प्लस 4 अन्य सदस्य होंगे, चार अन्य सदस्य होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर संरचना क्या है कि इस समिति में एक सभापति होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे, ठीक। अब इसका जो सभापति होता है, सभापति कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, ग्राम पंचायत का सरपंच होगा और यह पद पदेन होता है जी। यदि कोई व्यक्ति सरपंच है तो सरपंच होते ही वह सामान्य प्रशासन समिति का ऑटोमेटिक सभापति बन जाता है। मतलब सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो पदेन होता है, जो सरपंच है वही इसके सभापति हैं, याद रखना।
इसको अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, इसका अलग से निर्वाचन करने की जरूरत नहीं है, नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है। जो सरपंच है वही सामान्य प्रशासन समिति का पदेन रूप से सभापति बन जाता है, ठीक ना। अब जो 4 अन्य समिति होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 4 अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं 4 अन्य सदस्य? तो लिखिए पहला, लिखिए दूसरा, लिखिए तीसरा, लिखिए चौथा, लिखिए चौथा, ठीक। तो लिखिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के सभापति, लिखिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण, समाज कल्याण, कल्याण समिति के सभापति। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के जो सभापति हैं वो सभापति पदेन रूप से इसके सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। पदेन रूप से क्या होते हैं जी? सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के पदेन रूप से सदस्य होते हैं कौन? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के सभापति, ठीक। दूसरा निर्माण, लिखिए निर्माण एवं विकास समिति के, विकास समिति के सभापति। मतलब निर्माण एवं विकास समिति के जो सभापति चुना जाएगा वह सभापति पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बन जाएंगे, है ना। देखिए तीसरा कृषि राजस्व, कृषि राजस्व एवं वन समिति, वन समिति के सभापति। तो कृषि राजस्व एवं वन समिति के सभापति जो चुने जाएंगे वह पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बन जाएंगे। चौथा लिखिए ग्राम गौठान समिति, ग्राम गौठान समिति के सभापति, सभापति। कुल मिलाकर आपको कैसे याद रखना है? सामान्य प्रशासन समिति के अलावा जो अन्य 4 समिति हैं उन 4 समिति के जो सभापति बनेंगे, सभापति, वह सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। सामान्य प्रशासन समिति के क्या होते हैं जी? सदस्य होते हैं। इतने चीजों को आपको याद रखना है जी, ठीक। अब प्रत्येक समिति के दोस्तों अपना एक सचिव होता है। प्रत्येक समिति के अपना एक, देखो अध्यक्ष भी हो, सभापति होते हैं, सदस्य होते हैं, तो सचिव भी होंगे ना। तो सामान्य प्रशासन समिति के सचिव कौन है? सचिव कौन होंगे? तो सचिव दोस्तों जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं ना, वही सचिव सामान्य प्रशासन समिति के सचिव होते हैं। तो इस समिति का सचिव कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव ही सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ग्राम पंचायत का सचिव ही सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होता है। तो 100% स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है जी। अब इस समिति का सम्मेलन या बैठक कब होता है? सम्मेलन कब होगा? तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। मतलब सामान्य प्रशासन समिति का सम्मेलन या बैठक प्रत्येक माह होता है। प्रत्येक माह कम से कम एक बार तो होता ही होता है, एक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम एक बार होगा ही होगा। तो मिनिमम सम्मेलन प्रत्येक माह में एक बार।
यहां तक समझ में आ गया होगा सामान्य प्रशासन समिति का। अब हम सामान्य प्रशासन समिति के त्याग पत्र को समझते हैं। इसका त्याग पत्र क्या होगा? त्याग पत्र के बारे में समझते हैं इसके। तो इसमें 2 पद होते हैं त्याग पत्र के बारे में। एक होता है क्या? आपका सभापति और 4 अन्य सदस्य। तो जो सभापति है ना, सभापति, ये किसे त्याग पत्र देता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 4 जो अन्य सदस्य हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? देखिए, जो सभापति है ना, यह त्याग पत्र नहीं दे सकता। त्याग पत्र नहीं दे सकता। क्यों त्याग पत्र क्यों नहीं दे सकता? लिखिए, क्योंकि इसका सभापति पदेन होता है। पदेन होता है मतलब यदि इसका सभापति पदेन है, मतलब सरपंच है, तो सरपंच यदि अपने सरपंच के पद से त्याग पत्र देगा तो ऑटोमेटिक ये पद भी रिक्त हो जाएगा। इस समिति के सभापति का पद भी रिक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति स्थानापन्न सरपंच बनेगा वही इसका पदेन रूप से क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये सभापति के नाते ये त्याग पत्र नहीं दे सकता, सरपंच के रूप में त्याग पत्र दे सकता है। इस समिति के सभापति होने के नाते त्याग पत्र नहीं दे सकता, वो सरपंच के रूप में त्याग पत्र दे सकता है संचालक पंचायत एवं संयुक्त संचालक पंचायत को। ठीक, सभापति के होने के नाते त्याग पत्र नहीं दे सकता, पूछा जा सकता है। ठीक, जो 4 अन्य सदस्य होते हैं ये अपना त्याग पत्र सरपंच को देते हैं। किसे देते हैं? ये अपना त्याग पत्र सरपंच को दे सकते हैं। ठीक है जी, यह दोस्तों त्याग पत्र के संबंध में जानकारी। ठीक, त्याग पत्र के संबंध में ये आपका क्या है? जानकारी है जी। अब सामान्य प्रशासन समिति के कार्य को समझ लेते हैं। कार्य क्या क्या है? कार्य तो लिखिए, पहला बजट से संबंधित कार्य करते हैं, बजट से। दूसरा कराधान से, बजट से संबंधित कार्य करते हैं। और कराधान लेखे से संबंधित, कराधान। तीसरा लेखे से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक, बजट हो गया, कराधान हो गया, लेखे से संबंधित कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाओं के, तो प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं। कीवर्ड को याद रखना है, प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं। 5वां, और क्या कार्य कर सकते हैं? ठीक, ग्राम पंचायत के समय खाद्य आपूर्ति के संबंध में, फूड सप्लाई के संबंध में कार्य करते हैं। और किसी निर्माण के अनुमोदन के कार्य में, निर्माण के अनुमोदन से संबंधित कार्य करते हैं जी। ये इसके कार्य होते हैं। तो कीवर्ड आपको याद रखना है, बजट, लेखे, कराधान, प्रशासन, निर्माण। ये कीवर्ड को आपको याद रखना है, इससे संबंधित कार्य कर सकते हैं। एक और कीवर्ड बता देता हूं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। देखिए 6वां, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। कीवर्ड को बस याद रखना है, पकड़ में आ जाएगा। आपूर्ति से संबंधित, आपूर्ति से संबंधित कार्य करते हैं। संबंधित क्या करते हैं जी? कार्य करते हैं। ठीक ना? तो प्यार बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा यह चीजें। कल दोस्तों हम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विकास एवं निर्माण एवं विकास समिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम कृषि, राजस्व एवं वन समिति के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे ग्राम गौठान समिति का। उसके बाद दोस्तों इसका सम्मेलन कैसे होता है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इन समितियों का कोरम क्या होता है, इन कोरम पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक ना? तो कल के दोस्तों ये ग्राम पंचायत की स्थायी समिति खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जनपद एवं जिला पंचायत की स्थायी समिति पढ़ेंगे। ठीक ना?
अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।